यहाँ देख रहे हो डिक्लेक्सिया पहला आपको दिख रहा है। टोटल 7 इंपॉर्टेंट बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो संबंधित विकारों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने और समझने में मुश्किल होती है। कुछ अनाम अक्षमताएं होती हैं। अनाम मतलब कुछ ऐसी अक्षमताएं हैं जिनका नाम नहीं है, जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन उनके कुछ नाम नहीं है, लेकिन जिनके कारण मस्तिष्क को उचित रूप से उपयुक्त सूचना नहीं पहुंच पाती है, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, पहला कि आपका डिक्लेक्सिया। अब यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को भूल जाइए, वहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता। अब यहाँ से आपका पूरा चैप्टर शुरू होता है। डिक्लेक्सिया आखिर होता क्या है? तो सरल शाब्दिक शब्द में बात करी जाए, हिंदी में भी इसको डिक्लेक्सिया कहा जाता है और इंग्लिश में भी। ओके, अगर डिक्लेक्सिया की बात करी जाए तो इस समस्या से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेषता ध्वनि शब्द आदि पहचान नहीं कर पाते। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पठन विकार देखने को मिले तो वो किस चीज़ से ग्रसित है, किस विकार से ग्रसित है बच्चा, तो वो है डिक्लेक्सिया से। क्यों? क्योंकि इसी प्रॉब्लम के अंदर जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है? वो पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करता है। ओके, तो पठन कौशल के अंदर आपके पठन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण उत्पन्न होनी होती है? डिक्लेक्सिया के कारण होती है। ओके, वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनको भी लगा के देखिएगा, तब आपकी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये था आज का अपना पहला डिक्लेक्सिया। आगे चलते हैं, क्या है अपना सेकंड? वो है डिस्ग्राफिया। इंग्लिश में भी यही कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो ये लेखन अक्षमता है। इससे पीड़ित बच्चे शब्द की बनावट को नहीं पहचानते। इसके कारण वे शब्दों को या उनको उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन अक्षमताएं देखने को मिलती है तो बच्चा किस विकार से ग्रस्त होता है, तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है। इसके ग्रस्त होने से बच्चा जो होता है वो लेखन प्रकार की अक्षमताएं जो उसके अंदर देखने को मिलती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो शब्द की बनावट को नहीं पहचान पाता और कई बार जो शब्द पहचानता भी है तो वो उसको उल्टा लिख देता है। जैसे कि पुट को बट लिख देगा, या फिर वो शब्द को जो होगा वो 6 को 9 या 9 को 6 समझने लग जाएगा, या फिर रिवर्स में लिखने लग जाएगा सारी चीजों को। ओके, अगर इस प्रकार की चीजें देखने को मिले तो वो क्या होगी? आपकी डिस्ग्राफिया होगी। ओके, ध्यान रखिएगा, पढ़ने से संबंधित होती है जो वो डिक्लेक्सिया होती है, और लिखने से जो संबंधित होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। नेक्स्ट है आपका डिस्कैलकुलिया। इसके अंदर क्या होता है? तो इस विकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने, उन सूत्रों को याद करने, अंकों को व्यवस्थित करने और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है या सामना करते हैं। कहने की सिंपल भाषा में बात करी जाए तो गणित संबंधित विकार देखने को अंदर बच्चे को मिले, समस्याएं देखने को बच्चे के अंदर मिले, तो वो किस चीज से ग्रसित होता है? तो वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होता है। अगर बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होता है, इससे रिलेटेड जो होती है बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स यानी गणित से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणित के सूत्रों को समझने में, उसको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चा किस विकार से ग्रसित है? तो वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। ओके, नेक्स्ट है आपका मंद बुद्धि। अब ये मंद बुद्धि जो होता है, जिसको इंग्लिश में इडियट्स भी बोल दिए देते हैं कई बार, तो ये मंद बुद्धि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये भी एक प्रकार का विकार है जिनकी आईक्यू क्या होती है? तो 70 से कम आईक्यू लेवल होता है इनका। उन्हीं बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इनकी आईक्यू लेवल कितनी होती है? 70 होती है। उसी कारण क्या होता है कि जो भी इनके साथ समस्याएं आ रही होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो भाषा शिक्षण हो या किसी और प्रकार का शिक्षण हो, अधिगम हो, उसमें इनको समझने में क्या होती है? वो काफी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि सामान्य बच्चों से ये काफी नीचे स्तर में इनकी बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को ये समस्याएं देखने को मिलती है। ये जो मंद बुद्धि है वो आपका मैं पेडागोजिकल टर्म में भी बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। अभी बात इतना समझ लीजिए, जिनकी आईक्यू लेवल जो होता है वो 70 से कम होता है, वो किस में आते हैं? मंद बुद्धि में आते हैं। ओके, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो 90 से लेकर 120, 90 से लेकर 120 के अंदर उनकी आईक्यू लेवल होता है। ओके, तो ये था आपका चौथा मंद बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करें तो अपना फिफ्थ आ जाता है ADHD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई बार आपका ये पूछा जा चुका है कि ADHD क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी, यानी कि जो भी बच्चा कंसंट्रेशन बनाता है, किसी चीज को ध्यान लगाता है, उस ध्यान में क्या आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर जो बच्चा होता है वो बहुत चंचल होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एकाग्रता में कमी के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। मतलब आपकी क्लास में कोई ना कोई बच्चा जरूर देखने को मिल जाएगा। ये किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, बस बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि आप बच्चों से कोई सवाल पूछोगे, किसी प्रकार का कुछ प्रश्न करोगे, तो बच्चा है ना प्रश्न को सुनने से पहले ही अनुमान लगा लेता है और उसके ऊपर बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप बोलोगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप बोलने जा रहे हो कि आज आप ये सोच के देखिए कि अगर एक दिन के लिए दिल्ली के अंदर पानी, आपने पानी बोला, उसी टाइम बोल दोगे कि हाँ मैम पानी की समस्या के ऊपर हम काफ़ी प्रॉब्लम में देख रहे हैं, ये बच्चा उठकर बोलने लग जाएगा। लेकिन आप उसको बोलोगे बेटा पहला क्वेश्चन तो सुन लो, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। ओके, तो जो आपके घर में पानी आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो इतनी बात, यानी कि आधू अधूरी बात सुनेगा और उसी के ऊपर वो बोलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए इस बच्चों को क्या कहा जाता है, चंचल कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए सिंपली दो तरीके हैं। पहले बच्चों को आप बोले बेटा आप पूरी बात सुनो, पहले रुको, सुनो, और फिर उसके बाद में क्या करो, आप एक्शन दो, मतलब रिप्लाई करो, अपनी बात को व्यक्त करो। ओके, बस यही है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहला जाता है इसको, और कुछ नहीं कहलाया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करें। सिक्स, वो है आपका डिस्प्रैक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। डिस्प्रैक्सिया, अब ये क्या होता है, तो मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण यह बच्चे जो होते हैं वो हिलने डुलने एवं समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि बच्चों को जो होता है ना, अपनी मसल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता। कहने का तात्पर्य यही है कि वो एक साथ, जैसे कि हम हाथ को इस्तेमाल करते हैं, तो एक साथ हम कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उंगली के ऊपर 3 जोड़ होते हैं, यानी कि 3 ज्वाइंट्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर कलाइयों का, फिर कोहनी का और फिर कंधे का। मतलब एक हाथ को इस्तेमाल करने के लिए लगभग हमारे कितने ज्वाइंट काम कर रहे हैं, वो लगभग 4 से 5 ज्वाइंट काम कर रहे हैं। तो उनको एक साथ काम कराने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ कॉपी पर लिखते हैं, तो कॉपी पर लिखते समय हम किस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आंखों का, हमारे जो माइंड में चल रहा है चीज़ें वो, और अपनी उंगलियों का। तो ये 3-4 चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जब भी हम मल्टीपल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 या 2 से अधिक मसल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सही तरीके से बच्चा जो होता है, वो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित बच्चा उन चीज़ों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वो किस विकार से ग्रसित होता है, तो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित होता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका अफेजिया। अब ये क्या होता है, तो इस विकार से पीड़ित बच्चे जो होते हैं वो ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते और निर्देश का पालन नहीं कर पाते। तो सीधी से आप बात है, साउंड से रिलेटेड होता है कि इस प्रकार का बच्चा अगर ग्रसित होता है तो सही प्रकार से बातों को सुनता नहीं है, सुन नहीं पाता, जिसके कारण आप उसको कोई निर्देश दोगे तो उसका पालन भी वो सही तरीके से नहीं कर पाता। क्यों? सुनेगा तभी तो सही तरीके से उसका पालन कर पाएगा वो। ओके, तो ये 7 इंपॉर्टेंट आपके अक्षमताएं थी जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा कर देखते हैं, जो कि यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कि पठन में आने वाली समस्या का नाम है। तो मैंने आपको बोला था पठन यानी कि पढ़ने में, और पढ़ने में जब भी किसी प्रकार की समस्या यानी कि प्रॉब्लम आती है तो किससे ग्रसित होता है, तो वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हम बिल्कुल सही मानेंगे, डिस्लेक्सिया। और डिस्ग्राफिया कब होता है, लिखने से संबंधित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों पर नियंत्रण न होना कहलाता है। तो ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपकी मल्टीपल मसल्स का जब आप इस्तेमाल करते हो, उस पर आपका जब कंट्रोल नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो बोल रखा है आपका कि निदान और उपचार के समय शिक्षक का रवैया, यानी कि जब भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि इतनी सारी बच्चा जो विकार से ग्रसित होता है तो किसी न किसी काम करने में समस्या तो आएगी। अब जब हम उसका उपचार करते हैं तो उसको हम मतलब सही करते हैं, तो सही करते समय जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसका रवैया यानी कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, निदानात्मक हो, उपचारात्मक हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो देखने से पता लग जाता है क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव होगा तभी तो हम उसको सही तरीके से, देखो गुस्से में जो दिमाग होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, वो आप सभी को पता है। तो हमें सारी चीज़ों कैसे टैकल करना चाहिए, खुशी खुशी टैकल करना चाहिए, सकारात्मक रूप से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्य के क्रम में अंतिम कौन सा होगा। तो ये 4 आपके क्रम दे रखे हैं कार्य का, उसको आपको क्रम में लगाना, जिसमें अंतिम में कौन होगा वो आपको बताना है। ओके, तो आपका क्या होगा देख लेते हैं। कक्षा कार्य गृह की बारीकी से जांच, विद्यार्थी का चयन, सूची निर्माण या व्यक्तिगत उपचार। तो इसका जो होगा वो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अंतिम कौन सा होगा, कि कार्य जो आपका जो कक्षा कार्य है उसकी बारीकी से जांच। जब बच्चों का आप गृह, देखो विद्यार्थियों का चयन करोगे मतलब होमवर्क देने के लिए, फिर सूची आप निर्माण करोगे तो दिया क्या गया है, फिर उसके बाद व्यक्तिगत रूप से देखोगे क्या क्या बच्चों को देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, जो कि आपका कार्य का अंतिम रूप होता है कि कक्षा में जो गृह कार्य दिया गया था उसको बारीकी से जांच। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट आज का थियोरेटिकल पोर्शन था, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन की किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो विकार होते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए। अब 7 विकार मैंने आप बताया आपको, उसी प्रकार के 7 आपको क्वेश्चन दे देता तो बिल्कुल एज इट इज हो जाते, इसलिए मैंने आपको विकार से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 पेडागोजी के आपके जो मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है उस प्रकार के क्वेश्चन ऐड करे हैं। ओके, बाकी जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो हम एक एक करके क्वेश्चनों को तो करेंगे ही कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल हमारी सीरीज चलेगी हर सब्जेक्ट की। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा हिंदी पेडागोजी का 5वां चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो देने का हमारा काम, जो कोशिश रहती है वो चलती रहती है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी 5th चैप्टर हिंदी पेडागोजी की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और कई दोस्त अभी भी कहते हैं, कई कि बच्चे अभी भी कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। तो डियर वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल बना रखा है। जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं तो वहाँ से आपको अपडेट दे दिया जाता है कि क्लास आपकी चालू होने वाली है, आप अपनी क्लास आकर ले सकते हो। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ में अगर आप वहां से जो लिंक होता है वो काम नहीं करता है तो आप प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद सर्च बार में जाकर सर्च मारो DK गुप्ता, बिना स्पेस दिए हुए पहला ही अपना चैनल देखने को मिल जाएगा लोगो, वहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की टोटल हमारी हिंदी पेडागोजी क्लास। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कि आज जो हम क्लास ले रहे थे वो 12-15 की क्लास तो मैंने आपसे ले ली। हो सकता है कि शाम की क्लास यानी कि जो 6:45 पर क्लास होती है हमारी, वो क्लास थोड़ी लेने में क्या हो जाए, मेरे को डिले हो जाए, या फिर नहीं भी ले सकता मैं उस क्लास को। जैसा भी होगा मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके, तो जिस प्रकार का भी होगा तो वो क्लास होगी तो मैं आपको क्लास तो ले लेंगे, अगर नहीं होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप कंटिन्यू, हम कल से बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मुझे काम से जाना पड़ गया था बाहर। ओके, तो ये छोटा सा एक अपडेट था, अभी की वीडियो में दे दिया। बाकी देखते हैं 6:45 पर क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे कि बोलता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।